अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो पीएमसी एनएमडी कैट 2021 और आज इसका यूनिट नंबर 2 का हम आखिरी लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग रेस्पिरेटरी चेन को डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको शुरू करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। सो स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी चेन को। रेस्पिरेटरी चेन जो टेक्स्ट बुक के अंदर डायग्राम दी है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, उसमें उसने एक ही डायग्राम के अंदर NaDH और FaDH2 दोनों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स की आसानी की खातिर और उनके कॉन्सेप्ट को बेहतर करने की खातिर दोनों डायग्राम्स को अलग अलग कर दिया। तो पहले मैं NaDH को डिस्कस करूंगा कि NaDH से किस तरह 3 ATPs बनते हैं, और फिर हम देखेंगे कि FaDH2 से किस तरह से 2 ATPs बनते हैं। तो NaDH जो है वो ब्रेक डाउन होता है। अगर आप देखें तो ये जो एरो है ये आपको एनर्जी लेवल शो कर रहा है। यहाँ पर आपके पास एनर्जी लेवल हाई है, जबकि यहाँ नीचे एनर्जी लेवल लो है। तो NaDH जो है वो हाई एनर्जी लेवल पे मौजूद है, और इसके स्प्लिट होने से जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं वो प्रोसीड करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। लेकिन जैसे ही स्प्लिट होता है इसमें से एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी जो है वो ADP को ATP में कन्वर्ट करने में यूज होती है। तो यहाँ पर आपके पास साथ ही पहला ATP फॉर्म हो जाता है। इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाते हैं कोएंजाइम Q के पास। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स कोएंजाइम Q के पास जा रहे हैं तो कोएंजाइम Q में इलेक्ट्रॉन्स के ऐड होने की वजह से उसकी रिडक्शन हो गई। लेकिन चूंकि NaDH में से इलेक्ट्रॉन्स निकले तो उसकी ऑक्सीडेशन होगी। तो अगर आपको MCQ पूछा जाता है एग्जाम में कि NaDH की ऑक्सीडेशन कौन करता है, तो कोएंजाइम क्यू कर रहा है, क्योंकि वो उसके इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके खुद रिड्यूस हो रहा है, और जो खुद रिड्यूस हो रहा होता है वो दूसरे की ऑक्सीडेशन करता है। कोएंजाइम क्यू से इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करेंगे साइटोक्रोम की सीरीज के पास, जिसमें साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम A3 शामिल है। इलेक्ट्रॉन्स जब साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम सी के पास जाएंगे तो स्टेप में एनर्जी रिलीज होगी, जिससे सेकंड ATP ऑफ द प्रोसेस बन जाएगा। तो इस तरह से हर स्टेप में इलेक्ट्रॉन्स आगे ट्रेवल करेंगे। जिस साइटोक्रोम में से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, और जिसके पास जाएंगे उसकी रिडक्शन हो जाएगी। अगर आपसे MCQ में पूछा जाता है कि टर्मिनल या लास्ट साइटोक्रोम कौन सा है, तो दैट इज द साइटोक्रोम A3। और साइटोक्रोम A3 के फौरी बाद जो एनर्जी रिलीज होगी इलेक्ट्रॉन्स के ट्रेवल करने से, उससे आपके पास थर्ड ATP बन जाएगा। तो टोटल आपके पास 3 ATPs बनते हैं। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली ऊपर से नीचे आ रहे थे तो ये एनर्जी रिलीज करते आए हैं, और इनकी एनर्जी को यूज करते हुए ADP से ATPs बनते चले गए, और हमने 3 ATPs बना लिए। अब इस प्रोसेस के मुकम्मल होने के बाद क्या होता है जी, दो इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करके आए हैं रेस्पिरेटरी चेन को। ये H+ आयंस NaDH के ब्रेकडाउन से अवेलेबल हुए थे, और ये ऑक्सीजन वही ऑक्सीजन है जो हम लोग जो है वो ब्रीद इन करते हैं। तो फाइनल ऑक्सीडेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जो है वो होती है ऑक्सीजन के अंदर। ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करती है और आपके पास वाटर बन जाता है। तो लास्ट प्रोडक्ट जो आपके पास इस प्रोसेस में बनी है वो वाटर मॉलिक्यूल है, और 3 ATPs बने 1 NaDH से। तो टोटल आपके पास ग्लाइकोलाइसिस में और उसके बाद पारोविक एसिड ऑक्सीडेशन और क्रेब्स साइकिल में 10 NaDH बने थे एक ग्लूकोज से। तो वो 10 के 10 NaDH इसी तरह बारी बारी जो है रेस्पिरेटरी चेन में से गो थ्रू करेंगे, और हर एक से जो वो 3 3 ATPs बनते चले जाएंगे। इसी तरह हमारे पास 2 FaDH2 बने थे इन द क्रेब्स साइकिल। तो वो दोनों FaDH2 भी बारी बारी प्रोसेस से गो थ्रू करेंगे। तो ये FaDH2 जो है ये एंटर होता है स्लाइटली लोअर लेवल ऑफ द एनर्जी पे एज कंपेयर टू NaDH, और इसके इलेक्ट्रॉन्स को भी एक्सेप्ट करता है कोएंजाइम Q। तो कोएंजाइम Q इसकी भी ऑक्सीडेशन करता है, जस्ट लाइक वो NaDH की ऑक्सीडेशन कर रहा था। बाकी पाथवे एग्जैक्टली वही है, लेकिन चूंकि यहाँ पर इस जगह पर ATP प्रोड्यूस नहीं हो रहा जैसे NaDH में हुआ था, तो सिर्फ आपके पास 2 ATPs हैं जिस प्रोसेस में प्रोड्यूस होते हैं, और उसी तरह से टर्मिनल ऑक्सीडेशन होगी, और उसी तरह से आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल बन जाता है। लेकिन यहाँ पर 3 के बजाय जो है वो 2 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो चूंकि आपके पास क्रेब्स साइकिल में 2 FaDH2 थे, तो यहाँ पर 2 दफा ये प्रोसेस रन होगा, और हर दफा से 2 2 ATPs बनेंगे। इसके बाद अगर हम कंपेयर करते हैं केमियोस्मोसिस को, तो केमियोस्मोसिस हमें पता है फोटोसिंथेसिस में भी होती है और रेस्पिरेशन में भी होती है। तो जो दो मेजर डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, लेफ्ट साइड पे फोटोसिंथेसिस की डायग्राम दी हुई है। यहाँ पर जो पंपिंग ऑफ द प्रोटॉन होती है वो स्ट्रोमा से थाइलाकॉइड इंटीरियर की जानिब होती है। यानी हमारे पास डायग्राम के अंदर ये जो है ये थाइलाकॉइड का इंटीरियर है, तो प्रोटॉन जो है वो यहाँ पर पंप हुए हैं। पंप का मतलब है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसके मुकाबले में अगर आप नोट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास रेस्पिरेशन के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाते हैं इनटू द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, और ये भी चूंकि लो टू हाई है तो ये भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, यहाँ पर भी पंपिंग है। तो पहला डिफरेंस तो इनकी लोकेशंस का आ जाता है। दूसरा डिफरेंस ये आता है कि जो केमियोस्मोसिस ऑफ द फोटोसिंथेसिस है वहां पे साइटोक्रोम का कॉम्प्लेक्स डिफरेंट होता है। इसमें साइटोक्रोम B6 और F, और साथ में प्लास्टोसाइनिन होता है।
जबकि केमियोस्मोसिस ऑफ द रेस्पिरेशन में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर्स हैं वो कोएंजाइम क्यू है, साइटोक्रोम बी, सी, ए और A3 है। So these are the major differences in the chemiosmosis of the photosynthesis and the respiration. तो उम्मीद है आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।